आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 12 खाद्य संसाधनों में सुधार। ठीक है। जिसमें पहला टॉपिक है फसल उत्पादन। अब फसलों की किस्मों में सुधार देख लें तो कैसे किया जाएगा। उच्च उत्पादन क्षमता, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, परिपक्वता काल में अंतर, व्यापक अनुकूलता और किस्मों में सुधार। इसके मेन बेसिक टॉपिक है। ये माइंड मैप है जिसको आप देख करके याद कर सकते हो कौन कौन सी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी। फसल उत्पादन सुधार सुधार की जो प्रक्रिया, पहला पोषक प्रबंधन पे ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें आपको देना पड़ेगा खाद और उर्वरक। दूसरा, सिंचाई आपको करनी पड़ेगी, जिसमें कुएं, नदी, उन्नत प्रणाली जो वाटर प्योरीफाई कर पाए आपको रिक्वायर कर पाए। तीसरा, फसल प्रक्रम, जैसे मिश्रित खेती, फसल किस प्रकार आपको चुनना है, या कि आप मिश्रित खेती करें 4-6 बीजों को साथ में, जैसे आप चने के साथ राई लगा ले, खेती करें, मिश्रित खेती हो जाएगी। अंतरा फसलीकरण, यानी फसल के बीच में अंतर आप रखें, जितना अच्छा अंतराल रहेगा उतनी अच्छी फसल उपजाऊ बनोगे। मतलब एक साल में आप अत्यधिक मात्रा में फसल उपजाओ। जैसे मध्य प्रदेश में दो बार ही होती, रबी और खरीफ की, क्योंकि अंतराल कम है, मतलब अत्यधिक मात्रा में अंतराल है। इसलिए अगर और कम टाइम लेकर के फसलों को उगाया जाए, मतलब 2-2 महीने, 3-3 महीने, तो अत्यधिक मात्रा में मतलब तीन फसलीकरण हो सकती है। या फसल चक्र का निर्धारण करना। अब इसमें फसल सुरक्षा प्रबंधन सीखेंगे आप, मतलब फसलों पकने के बाद जब आ जाती है घर या जहाँ पे आप रख रहे हैं, तो कैसे इसको सुरक्षित करना है। तो मैदान में सुरक्षा, बीमारी से बचाना उसको, खरपतवार से उसको बचाना है और कीट से बचाना है। खरपतवार मतलब समझ रहे हो ना, मतलब उसमें औजार हो गया, खराब लकड़ी, कूड़ा करकट, ये सारी चीजें। संग्रहण में सुरक्षा, फिर संग्रह किए कहीं पे तो वहां आपको ध्यान रखना जैविक कारक, अजैविक कारक। जैविक कारक मतलब जो जीव से नुकसान पहुंचता है, जैसे मूस लग जाना, जैविक कारक है, ठीक है ना। अजैविक कारक में हो गया जैसे बरसात, नमी। अब फसल के द्वार में रखा गया पौधा है, फसल आ गई कटने के बाद, अब यहाँ रखा है, बारिश हो गई, उसको अच्छे से देखे नहीं, निगरानी नहीं के, मतलब उसको ढके नहीं, तो क्या होगी, भीग जाएगी, तो उससे नुकसान होगा, नमी हो जाएगी। जैविक कारक, अगर निगरानी अच्छे से नहीं, साफ सुथरा स्थान नहीं, तो हम कीड़े लगेंगे, कीड़े भी खाएंगे फसल को, मूस लग जाएगा तो भी खाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया आप इस चैप्टर में सीखेंगे। शुरुआत हम करते हैं पहला अनाज से। तो अनाज के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें, जैसे दाल, फल, सब्जियां, अनाज के अंतर्गत ये सारी चीजें आप प्राप्त करते हैं। तो अनाजों में गेहूं, चावल, बाजरा आदि से आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, अगर आप खाएं तो। फिर आपको खनिज, लवण या विटामिन चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको खानी, जैसे उड़द, मटर, मूंग, दाल। इससे क्या आपको मिलेगा, प्रोटीन, ठीक ना। फल और सब्जियों से आपको क्या मिलेगा, खनिज, लवण, फल या सब्जी खाएंगे तो। जैविक तथा अजैविक कारकों का फसल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैविक कारक फसलों के बीजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैविक कारक वही जो ऐसे कारक जो जीव से नुकसान पहुंचाए, जैसे मूस हो गया, है ना, चूहा हो गया। जैसे फसल की पैदावार कम होगी। और अजैविक घटक जैसे सूखा आ गया, अजैविक घटक यही, ठंड, अत्यधिक मात्रा में ठंडी हो जाए तो फसलों को नुकसान होगा, गर्मी हो जाए तो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल उत्पादन घटता है। फसल सुधार के लिए आवश्यक चारे वाली फसलों के लिए लंबी और सघन शाखाएं, क्योंकि उससे भूसा अधिक निर्मित होगा। अगर आप फसल उगा रहे हैं, जानवर आप रखे हैं, तो ऐसी फसल का आप चुनाव करें जो लंबी फलियों वाले हों। तो जब लंबी फलियों वाले होंगे तो भूसा अत्यधिक मात्रा में होगा। तो आप अपने जानवरों के लिए भी भोजन की अच्छा व्यवस्था कर लेंगे, वो अपने लिए। दूसरा, अनाज प्राप्त करने के लिए पौधों को लंबा होना जरूरी नहीं। ये भूसा प्राप्त करने के लिए अनाज पौधा लंबा हो, अनाज के लिए नहीं। छोटे लेकिन अधिक बीज पैदा करने वाले पौधों की आवश्यकता होगी। वहां छोटे लेकिन अधिक बीज पैदा है, छोटे पौधे लेकिन बीज अधिक हो, जो जल्दी खराब ना होते हों, जिनमें बीमारी कम लगती हो, ऐसे बीज को आपको चुनना पड़ेगा, मार्केट में पता करना पड़ेगा। उसके बाद पोषक तत्व वे होते हैं, अब यहाँ पोषक तत्व डेफिनेशन, वे होते हैं जो पौधों के विकास में वृद्धि के लिए अत्यधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। जैसे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है आपको, ऑक्सीजन, पानी और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलता है, पानी और हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये भी पौधों की जरूरत है। पौधों के पोषक तत्व कौन कौन से, देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। इन्हें बृहद पोषक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब आप किसानी कर रहे हैं तो ये सारी चीजों को नॉलेज पहले ले लेना है, उसके बाद किसानी को उतरना है। अब फसल उत्पादन सुधार, तो पहले प्रकार देख लें। अनाज पहला है, जिनमें गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा कार्बोहाइड्रेट हो गया। बीज में पौधों में पाए जाने वाले सही बीज खाने योग्य नहीं होते।
सभी बीज खाने योग्य नहीं होते जितने एक पौधे में हो जाते हैं। सेब का बीज, जैसे सेब आप खाते हैं लेकिन इसके बीज को नहीं खाते, ये भी पौधा ही है। तथा चेरी का बीज, खाने वाले बीजों में अनाज आता है, दालें आते हैं, बीज तथा मूंगफली, ये हमें वसा प्रदान करते हैं। कौन कौन से देख लो, अनाज, दालें, मूंगफली। मूंगफली, इनसे आपको वसा का प्राप्त होता है। दालें, इनमें चना, मटर। दाल में कौन कौन से आप यूज कर सकते हैं, चने की दाल, मटर की, तो काला चना या हरा चना। तथा मसूर, हमें ये प्रोटीन प्रदान करते हैं। वहीं सब्जियों में, मसाले और फल में वेजिटेबल, स्पाइसी और फ्रूट, ये विटामिन तथा खनिज, यहाँ खा होगा, खनिज लवण प्रदान करते हैं, जैसे सेब, आम, चेरी, केला, तरबूज। सब्जियों में पालक, पत्तेदार सब्जियां, मूली, मसाले। मिर्च में काली मिर्च, जीरा, ये फसल लिखा है, जैसे जई, सूडान, घास। पशुधन के चारे, ये पशु के लिए है। जई, जई कोई बर्ड होगा या कोई, कहा जाए कि कोई न कोई पौधे का नाम है। सूडान, घास, चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। अब फसलों का मौसम के अनुसार दो प्रकार से होती हैं, पहली खरीफ की फसल, दूसरी रबी। इसकी जो बुवाई या कटाई का समय होता है जून से अक्टूबर तक। ये फसलें बरसात मौसम में उगाई जाती हैं, जैसे काला चना हो गया, काला चना, हरा चना, चावल, सोयाबीन, धान। एमपी में अपने सोयाबीन और धान काफी मात्रा में होता है। वही रबी फसल जो होती है इसका जो उपजाऊपन है, ये नवंबर से अप्रैल तक के महीने में उगाई जाती है, इसलिए इसे सर्दी की फसल भी कहा जाता है। नवंबर से अप्रैल अभी जो चल रही है। उदाहरण में जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सभी रबी रबी फसल। अब वेरी इंपॉर्टेंट भी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब फसलों के किस्मों में सुधार, फसल तो ले ले, उसमें किस्म कौन कौन से आते हैं देख लें। तो इसके पीछे के बहुत सारे कारक, जैसे अच्छे व स्वस्थ बीज संकरण, विभिन्न अनुवांशिक गुणों वाले पौधे बीज संकरण, जैसे हाइब्रिड के बीज ले आए हैं, तो हाइब्रिड का जो बीज होता है उसमें सभी प्रकार की क्वालिटी होती है, मतलब वो मौसम के अनुसार रहते हैं। ये अधिक पानी मिला तो भी वो प्रोग्रेस करेंगे, कम पानी मिला तो भी। तो ये आपको मार्केट से पहले ही कंफर्म कर लेना है कि इनको अधिक मात्रा में उगाने पानी चाहिए कि कम मात्रा में, खाद की कितनी मात्रा इनको देना है या कि फिर नहीं देना है। ऐसे ऐसे किस्में बनी है। हर एक प्रकार के लिए मिट्टी के लिए बीजों का निर्माण हुआ है। चिकनी मिट्टी के लिए है, दोमट मिट्टी के लिए है, रेतीली मिट्टी के लिए है। उन्नत गुण वाले पौधे तैयार करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। फसल की गुणवत्ता में वृद्धि करने वाले कारक कौन से हैं? पहला, उच्चतम उत्पादन, हायर यील्ड, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता का बढ़ना। अगर आप पौधा ले रहे हैं और प्रत्येक एकड़ हर एक साल अच्छा प्रोडक्शन दे रहा हो बीज, तब तो ठीक है, अन्यथा चेंज कर दें। दूसरा, उन्नत किस्में, इम्प्रूव क्वालिटी, उन्नत किस्म फल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल उत्पादन की फसल से भिन्न होती है। जैसे दाल की प्रोटीन की गुणवत्ता होती है, तिलहन में तेल की गुणवत्ता, मतलब हर एक जो पौधे हैं, फसलें हैं, वो अलग अलग प्रकार के गुणों प्रदान करती है। अब अगर कोई कहे कि गेहूं में वसा वाला गुण हो, तो नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इस प्रकार सब फल तथा सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। फल तथा सब्जियों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? भाई गेहूं बाली में रहता है, बाली ले जाएंगे, उसके बाद उसको मतलब मेहनत करके उससे जो बीज निकलेगा, लेकिन फल में फल तोड़े निकल लिए, तो इनका उचित संरक्षण, बड़ी केयरिंग होनी चाहिए। बाड़ वगैरह लगाओ, हो सके तो बाउंड्री अच्छे से बनाओ। फल और सब्जियों तो होते ज्यादा केयरिंग, तोड़े खाए, भाई इसमें तो फल है, तुरंत है मिलता है। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, जैविक में रोग, कीट तथा निमेटोड, अजैविक में सूखा, क्षारकता, जल क्रांति, गर्मी, ठंड, पाला ही पड़ता है ठंड के मौसम में, अत्यधिक मात्रा में पाला हो जाए, कारण फसल उत्पादन कम हो जाता है। अगर ये सिचुएशन हुई तो फसल में नुकसान होगा। एक प्रतिरोध सहन करने वाली शकलें नहीं है, नस्लें, मतलब किस्में वाली फसल की हानि कम हो जाती है। अच्छी फसल, परिस्थिति के अनुसार अगर आप फसल पता कर लें कि ठंड में हमको फसल का उत्पादन करना है, तो ये कौन सी फसल हमें लेनी चाहिए जिससे अच्छा प्रोडक्शन हो, तो आपको हानि कम होगी, फायदा ज्यादा। परिपक्वन काल में परिवर्तन, इसका मतलब होता है कि जो फसल पकने जा रही है उसका टाइम इंटरवल क्या है, कितने महीने में, कितने दिन में ये पक जाएगी, ये सारी चीजें आपको पता कर लेना बीज लेने से पहले। ऐसा तो नहीं कि 3 महीने का टाइमिंग दिया हो और पके 4 महीने में, तो आगे वाली फसल नुकसान हो गया, वही टाइम से नहीं उगाई जा पाएगी। तो फसल उगाने से लेकर कटाई तक का कम से कम समय लगाना आर्थिक दृष्टि से अच्छा होता है। देख लो,
कम से कम समय लगना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में टाइम लग रहा है तो फिर नुकसान है, आपका आगे वाली फसल को बहुत नुकसान है। इससे किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलें लगा सकता है। टाइमिंग अच्छा है, कई सारी फसलें होंगी। मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग देख लेते हैं। अगर आप मुर्गी पालना चाहते हैं, उससे पैसे कमाना चाहते हैं, ये तो गेहूं वगैरह की। अंडे तथा कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। दोनों हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा उठाते हैं। ब्रॉयलर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अच्छे क्वालिटी का होता है मुर्गी। अच्छे, जब ब्रॉयलर्स को चूजों को मांस के लिए पाला जाता है, देख लो इसका जो ये क्वालिटी है मुर्गियों में। एक होता ब्रॉयलर और एक होता लेयर। अगर आपको मांस का प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, तो आपको ब्रॉयलर मुर्गी आपको लेना है मार्केट से, क्योंकि इसमें मांस के लिए अत्यधिक मात्रा में मांस होती है और ये सबसे ज्यादा मार्केट में महंगी मिलेगी। जो मांस खाने वाले प्रत्याशी होंगे तो उसे ब्रॉयलर्स कहते हैं। ये जन्म के 6 से 8 सप्ताह के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, 6 से 8 सप्ताह। और लेयर देखिए, जब कुक्कुट को अंडों के लिए पाला जाता है, जब अंडे के लिए पाला जाए कि भाई अंडों को प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, तो फिर लेयर मुर्गी लेना है आपको। इसे लेयर कहते हैं। जन्म के 20 सप्ताह के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं इनका प्रयोग, जबकि ये लैंगिक परिपक्वता के लायक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अंडा प्राप्त होता है। इनमें अंडा प्राप्त तो नहीं होगा। अगला, मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग। अगर आप चाहते हैं शहद वगैरह का प्रोडक्शन करना, इसमें आपको क्या है, चार्ज वगैरह कम रहेगा और लाभ भी ज्यादा रहेगा, परेशानी कम रहती है इसमें। देखें, मधुमक्खी पालन मधुमक्खियों की कॉलोनियों को बड़े पैमाने पर रखा और वह संभाला जाता है। उनकी देखभाल करते हैं ताकि बड़ी मात्रा में शहद और मोम प्राप्त हो। मधुमक्खी के छत्ते से मोम बनता है, ठीक है। अधिकतर किसान मधुमक्खी पालन अन्य आय स्रोत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मधुमक्खी पालन या एपियरी बहुत बड़ी प्रकार की है। फसल उत्पादन प्रबंधन, किसानों को विभिन्न प्रकार की तकनीक इस्तेमाल की जाती है फसल के लिए उत्पादन में वृद्धि। विनिम्न, जैसे पोषक प्रबंधन, आपको उचित खाना पीना, जैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खान पान का ध्यान रखना है। ऐसे ही कोई भी आप फसल उगा रहे हैं या जानवर रख रहे हैं तो उनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई पोषक प्रबंधन अच्छा है कि नहीं, न्यूट्रिएंट जो है उनको पोषक वगैरह अच्छा मिल रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि पाला मार जाए, कमजोर हो गए पौधे, पाला मार जाएगा। दूसरा, सिंचाई, इरिगेशन। आपको इरिगेशन पे ध्यान देना है, टाइम टाइम पे पानी उनको मिलना चाहिए भाई। अगर उनको खान पान का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो कमजोर हो जाएंगे। तो कमजोर हुआ पौधा कितना आपको फिर उपजाऊपन देगा। फसल को उगाने के तरीके, फसल पैटर्न को आपको पता करना है कि भाई कैसे इसको बोना है और काटना भी कैसे, सारे तरीके अच्छे से पता होना चाहिए। अगला, पोषक प्रबंधन को थोड़ी देख लेते हैं। दूसरे जीव की तरह पौधों की वृद्धि है तो कुछ तत्व, इन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा 13 पोषक तत्व रखते हैं पौधों को। आधार, सोर्स कहाँ से मिलेंगे, जहां से पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं वह कौन कौन से हैं, हवा पौधों के लिए, पानी और मिट्टी। ये 3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है और इनका चुनाव अच्छा होना चाहिए। बृहद माइक्रो न्यूट्रिशन, जैसे नाइट्रोजन वायु व भूमि से प्राप्त हो जाती है इनको, पौधों को, जो कि अधिक मात्रा में पौधों की आवश्यकता होती है। अन्य जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये भी सारी चीजें मिलती है। सूक्ष्म पोषक जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे लौह तत्व, मैग्नीज, कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अन्य बोरो, जिंक, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, इनकी भी जरूरत पड़ती है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं। तो ये बृहद पोषक है और ये क्या है, सूक्ष्म पोषक। तो सबको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन को समझते हैं। घरेलू पशुओं को वैज्ञानिक ढंग से पालने की को पशुपालन कहते हैं। वैज्ञानिक ढंग से पालना, यहाँ पशुओं के भोजन, आवास, नस्ल सुधार तथा रोग नियंत्रण से संबंधित जानकारी आपको रखनी होती है। मतलब गाय तुम लिए नस्ल अच्छी होनी चाहिए, दूध अच्छा दे। फिर अगर नस्ल अच्छी आई है तो उसके लिए उचित रख रखाव, मतलब अच्छा घर होना चाहिए जहाँ रहे, चारों तरफ खिड़कियां वगैरह बढ़िया खुली रहनी चाहिए। आवास में हो सके तो आप पंखा ही लगाएं। साफ सफाई का समुचित ध्यान दें, बिल्कुल साफ सफाई एक क्लास की होनी चाहिए। बीच बीच में नहलाएं, उनके जो शरीर में बाल वगैरह रहते हैं उनको बिल्कुल साफ करते रहें। बाल झड़ते हैं जानवरों के, तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखने लायक। पशुपालन के प्रकार में पहला है पशु कृषि। कुछ लोग पशु पालते हैं कृषि के लिए और कुछ लोग दूध के लिए। 2 प्रकार से पशुओं को पाला जाता है। पशु कृषि का मुख्य उद्देश्य दुग्ध प्राप्त करने के लिए लिखा है और दूसरा खेत को जोतने के लिए।
अब तीसरा, आयात में बैल का प्रयोग करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान साधन के रूप में, लेकिन अब वो समय नहीं रहेगा कि बैल को यूज, है ना। लेकिन दो चीजें ये जो है अभी भी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इनका, खाद तथा उर्वरक। अब हम आते हैं मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है, फलस्वरूप फसल की उपज में वृद्धि होती है। अत्यधिक मात्रा में अच्छा आप रख रखाव कर रहे हैं तो खाद वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। अब खाद यह एक कार्बनिक पदार्थ का अच्छा स्रोत है। अगर पूछा जाए खाद क्या है, यह थोड़ी मात्रा में मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है। यह प्राणी के उत्सर्जित पदार्थ या अपशिष्ट से बनता है। दो प्रकार के होते हैं खाद भी, एक होगा रासायनिक और एक हो गया मानव निर्मित प्राकृतिक हो गया। ये वाला ज्यादा अच्छा रहता है, उत्सर्जित पदार्थ, जिसमें का कूड़ा करकट जानवर वगैरह के जो भी वेस्टर्न मटेरियल उनको बना के बनाया जाती है, पौधों के अपशिष्ट द्वारा अपघटन से तैयार किया जाता है ये वाला। लेकिन सबसे ज्यादा यूज करते हैं केमिकल वाले का, और रोग का कारक है। खाद तथा उर्वरक के उपयोग देखें। खाद से कार्बन पदार्थ की अधिक मात्रा में मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। खाद मिट्टी को पोषक तथा कार्बनिक पदार्थ से परिपूर्ण करती है। अगर खाद देंगे तो मस्त रहेगा, जमीन भी अच्छी रहेगी तो आपका पौधा भी अच्छा रहेगा। फिर उर्वरक में इसका अधिक समय तक प्रयोग मिट्टी को उर्वरता को घटाता है। ये खाद बीज जो आप डालते हैं अत्यधिक मात्रा में, इसका प्रयोग करने से जो उपजाऊपन है मिट्टी का, फर्टिलाइजेशन वो खत्म हो रहा। बीच बीच में आपको चाहिए कि खादी जो मानव निर्मित खादी है उसका प्रयोग करें, ज़्यादा सही रहेगा। खाद के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे पहला है कंपोस्ट खाद। पौधों उनके, अब कौन से देखें, पौधों उनके अवशेष पदार्थ जैसे कूड़े करकट पशु गोबर मनुष्य के मलमूत्र आदि कार्बनिक पदार्थ को जीवाणु तथा कवकों की क्रिया के द्वारा खाद के रूप में बदलना कंपोस्टिंग कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्मी कंपोस्ट क्या है, जब कंपोस्ट को केचुओं के उपयोग तैयार किया जाता है, केचुओं को पालन पोषण करें और फिर खाद बनाया जाए तब के लिए। और एक होता है हरी खाद, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका प्रयोग कम ही आपको मिलेगा। आज जान ले, फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन मूंग अथवा ग्वार उगा देते हैं। आजकल के किसान इतने बदमाश हैं कि खेती भी करते हैं तो हिसाब से करते हैं कि ज्यादा ना नुकसान हो जाए, अपना ज्यादा लग ना जाए मिलने से ज्यादा। तो ये मूंग पहले से, वो क्या कहते हैं, पटसन उगाएंगे फिर उसको जोतेंगे। ये हरी खाद यानी ग्रीन मैन्योर का मतलब ये है कि खेतों में पहले क्या करो, खेत को जोतने के पहले, मतलब कुछ भी करना है तो उसके पहले इसको बो दो और फिर इसको जोत दो। तो ये क्या होगा, नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाएगी, ये नीचे चल जाएगी हरा हरा, तो खेत का जो उपजाऊपन है वो बढ़ जाएगा। ये ऐसा कोई नहीं करते हैं। धान कटी तुरंत लगवाओ, वो फिरंगा लगवाओ, पानी डालो, बोवाओ। तो जैसे धरती के साथ किया जा रहा है वैसे धरती भी दे भी रही है। अब क्या उपजाऊपन ज्यादा चाहिए तो फिर जम के बढ़िया खादी डालते हैं। खादी भी समझाती है, अनेक प्रकार के रोगों निर्माण कर रही है। अत्यधिक मात्रा में जिसका सेवन करेंगे उसमें होगा। तत्पश्चात उसके बाद हल चलाकर खेत की मिट्टी को मिला दिया जाता है। यही लिखा ना, पलटा देना मिला देना। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं जो मिट्टी को नाइट्रोजन फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। ये उन खेतों में आप करें जहाँ फर्टिलाइजेशन कम हो गया है, मतलब अनुमान लगाए होंगे कि खेती में बार बार किए जा रहे हैं हर एक साल खेती, लेकिन इस साल का जो उपजाऊ तो अच्छा नहीं रहा, तो आप अनुमान लगा लें कि खेत की क्वालिटी जो है फर्टिलाइजेशन पर उपजाऊपन खत्म हो गया, तो इसको करें। आप सीजन बरसात के बाद, ये अभी कट जाएगा उसके बाद बरसात चलेगी, उसके पहले आप मूंग उसमें लगवा दें। बरसात वाली आती है गर्मी वाली मूंग, उसको लगा दें, मूंग तोड़ लें, पौधा रहेगा पलटा दें, जो तो बाद वो पलट जाएगी, बस वो खाद ही काम करेगी क्योंकि वो सड़ेगी। सिंपल सा फंडा है कि वो सड़ जाएगा, और सड़ेगा तो खाद का काम करेगा, तो न्यूट्रिएंट देगा। अब जब आप धान वगैरह लगाएंगे आगे का जो खेती करेंगे तो वो अच्छा खासा रहेगा। उर्वरक फर्टिलाइजर, उर्वरक कारखानों में तैयार किए जाते हैं, रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं। वही चीज है जो वेरी नुकसानदायक है वो वाला है। अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम आदि पाए उर्वरक आसानी से पौधों द्वारा शोषित कर लिए जाते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुल भी जाते हैं। तभी तो खाद डालने से पहले क्या, पहले को खेत को सींचते हैं, एक दिन रुकते हैं, पानी मतलब थोड़ी श्रृंखला सोख ले, उसके बाद आगे काम करते हैं। अब आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कार्बनिक खेती। कीटनाशक तथा उर्वरक प्रयोग से करने के इसके अनेक दुष्प्रभाव हैं। ये प्रदूषण फैलाते हैं, लंबे समय के लिए मिट्टी को उपजाऊ गुणवत्ता कम कर देते हैं। जो हम अनाज फल सब्जियां प्राप्त करते हैं हानिकारक रसायन से मिले होते हैं। ऑर्गेनिक खेती ना के बराबर कीटनाशक तथा उर्वरक इस्तेमाल किया जाता है। अनाज से सुरक्षित भंडार गृह पहुंचाने से पहले अनाज से सुरक्षित रखने का विभिन्न उपाय जो भविष्य में इस्तेमाल हों निम्नलिखित। पहला सुनाना, सुनाना नहीं, ये सुखाना होगा, ठीक है। ड्राइंग का मतलब सुखाना,
सूरज की रोशनी में अच्छी तरह से सुखा लें। कोई भी जैसे धान कट के आई तो उसको अच्छा सुखाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है काली काली हो जाती है नमी के कारण। दूसरा सफाई का ध्यान रखना, उसको उसमें अगर कंडू वगैरह अन्य खराब चीजें हैं तो उसको हटा दें। अनाज में कीड़े नहीं होने चाहिए, ध्यान रखें। गोदामों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। छत दीवार फर्श में कहीं अगर दरार है तो उसे अच्छी तरह से मरम्मत कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहां से भी कीड़े लग सकते हैं। धूमक फमिगेशन, गोदाम भंडार गृह पर जिस चीज में कवकनाशी, इसका मतलब है कवक वगैरह मतलब गंदगी जहाँ फैली हो, कीटनाशी का प्रयोग करना आवश्यक है। पहले से ये सारी चीजें का प्रयोग कर दें और कीड़े वगैरह से मर जाए भाग जाए। भंडार उपकरण, कुछ भंडार उपकरण जैसे पूषाधानी, पूषा कुड़ल, पंथ कुशला, ये मतलब कुशला वगैरह, बखारी जी कहते हैं, ये सारी चीजें रखी जाती है ना, लोग बाग गाँव में करते हैं। आदि उपकरण संरचनाएं अपनानी चाहिए। साफ और सूखे दाने को प्लास्टिक बैग में सुरक्षित रखना चाहिए। इनमें प्लास्टिक प्लास्टिक बैग में, यानी प्लास्टिक का अगर आप थैला वगैरह रखें उसमें रखें तो नुकसान नहीं होगा। इनमें वायु, नमी, तापक्रम का प्रभाव नहीं होता, जिससे ये सुरक्षित रहते हैं। बाहर के वातावरण में कोई प्रभाव नहीं होता। खाद तथा उर्वरक में अंतर देख लें। खाद क्या है, उर्वरक क्या है। ये मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये अकार्बनिक रहते हैं। पहला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्राकृतिक पदार्थ के बने होते हैं और ये रासायनिक से बने होंगे। कॉमन डिफरेंसेस है, खाद में कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं और इसमें अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व। खाद सस्ती होती है तथा घर या खेत मैदानों में बनाई जा सकती है, जबकि उर्वरक महंगे या फैक्ट्री में तैयार होते हैं। कितने ज्यादा महंगे इस समय खादी है ना। खाद धीरे धीरे पौधों द्वारा अवशोषित की जाती है, क्योंकि ये पानी में घुलनशील होते हैं। ये आसानी से फसल को उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि पानी में घुलनशील होते हैं, ये तुरंत है घुल जाते हैं। अब फसल सुरक्षा प्रबंधन देख रहे हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, रोग कारक जीवों तथा फसल को हानि पहुंचाने वाले कारकों को फसल को बचाने को क्या कहते हैं, फसल संरक्षण। अब उपाय क्या है, कीट और पीड़कनाशी फसल की वृद्धि के समय, जब वृद्धि कर रहा हो फसल तो आपको ध्यान देना है कीड़े उड़े तो नहीं लग रहे हैं, अगर लग रहे हैं तो उसमें आप छिड़काव करें। दूसरा अनाज के भंडारण में, अनाज के भंडारण में ही मतलब जब फसल तैयार होकर द्वार में आ गई है, घर में आ गई है, तो रख रखाव अच्छा होनी, साफ सुथरा होना चाहिए, कीड़े मकोड़े न लगे, नमी न हो, ये सारी। अब पीड़कनाशी में देखें, जीव जो फसल को खराब कर देते हैं, जिसमें फसल मानव उपयोग के लायक नहीं रह पड़ते, पीड़क तत्व हैं। पहला खरपतवार, वीड्स, फसल के साथ साथ उगने वाले वांछनीय खरपतवार कहलाते, जैसे जेंथियम, पार्थियम। अरे वो पहला दुआ कहते हैं ना गाँव में, गेहूं के साथ होती है, ये सब खरपतवार है। कीट में, इंसेक्ट में कीट विभिन्न प्रकार की फसल तथा पौधों को नुकसान पहुंचाते, जैसे ये क्या करते हैं, जड़ को काट देते हैं, तने को काट देते हैं, पत्तियों को काट देते हैं कीड़े, जैसे जुराई हो गई। अब जुराई जो है सबसे ज्यादा आप उसमें देख सकते हैं, अरहर में फलियों के अंदर घुस जाते हैं, टमाटर में। पौधे के विभिन्न भागों को कोसा रस को चूस कर नष्ट कर दे, फिनिश कर देते, पहले ही अपना शिकार कर लेते हैं। रोगाणु, कोई जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जो पौधे की बीमारी पैदा करते हैं, रोगाणु कहलाते हैं। ये पानी, हवा तथा मिट्टी द्वारा पहुंचते हैं। अब ये पानी, मिट्टी और हवा के द्वारा पहुंचेंगे, तो इन सब चीजों को पहले ध्यान देना। कहीं गड़बड़ फसल हो रही है तो इनके रख रखाव की दवाई वगैरह तो उनको यूज करें। अब आते हैं सिंचाई पे, तो फसलों को जल प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सिंचाई। कई प्रकार के होते हैं, पहला कुएं से, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है खुदे हुए कुएं या खोदे हुए, और दूसरा है नलकूप, ये दोनों कुएं ही हैं। पानी बैलों के उपयोग द्वारा निकाला जाता है या पंप द्वारा, पहला ये है। और दूसरा नलकूप में बहुत से नीचे पानी रहता है जिससे सिंचाई होती है, मोटर पंप के इस्तेमाल से पानी ऊपर आता है, वही बोर जिसको बोलते हैं। अब एक है नहर, इसे पानी एक से अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। इसमें नदी उन्नत प्रणाली, रिवर लाइफ सिस्टम, इस प्रणाली में पानी सीधे नदियों से ही पंप द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। यह सिंचाई का उपयोग नदियों के पास वाले खेत में लाभदायक है। पंप लगा देते हैं नदी में और पानी को फेंक देते हैं खेत में, तब के लिए। तालाब हो गया, टैंक्स बोलते हैं, आपत्ति के समय प्रयोग में आने वाले छोटे तालाब, छोटे जलाशय होते हैं जो छोटे क्षेत्र में पानी का संग्रह करते हैं। वहीं पानी का संरक्षण करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, पानी वेस्ट न जाए। वर्षा के पानी को सीधे किसी टैंक से सुरक्षित इकट्ठा कर लिया जाता है, बाद में इस्तेमाल के लिए यह मृदा अपरदन को भी दूर करता है। इस प्रकार पानी का संरक्षण होता है। आज समझे। अब फसल उगाने के तरीके, फसल की वृद्धि हेतु अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि नुकसान कम से कम तथा उपज अधिक से अधिक हो। तो पहला होता है मिश्रित खेती, आप एक से अधिक फसलों को साथ में उगाएं। अंतर फसलीकरण, इंटरक्रॉपिंग, अंतराल अच्छा होना चाहिए। दूसरा फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन,
तो पहले हम देखते हैं फसल मिश्रित खेती को। दो या दो से अधिक फसल को एक साथ एक ही भूमि में मिश्रित खेती कहलाती है, उगाना। ठीक है, जैसे गेहूं और चना को साथ में, गेहूं और सरसों को साथ में, मूंगफली और सूरजमुखी को आप साथ में उगाएं तो ये मिश्रित खेती है। फसल उगाने के तरीके क्या हैं? अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे ठीक है। अगला अंतर फसलीकरण। अंतर फसलीकरण दो या दो से अधिक फसलों के एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल, उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्ति में दूसरे प्रकार की फसल को उगाया जाता है, अंतर फसलीकरण, है ना, समझ गए। जैसे सोयाबीन मक्का, तो सोयाबीन को इधर इधर, फिर यहाँ मक्का को, फिर सोयाबीन को, फिर मक्का को, इस प्रकार से। बाजरा, लोबिया, लोबिया मैं अभी नाम सुना हूँ, मैं नहीं जानता कौन सा पौधा है, खाया हूँ, ठीक ना। अब क्रॉप रोटेशन देखते हैं, फसल चक्र। किसी खेती को क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को फसल चक्र कहते हैं। जैसे अगर बार बार एक ही खेत में एक ही प्रकार की खेती की जाती है तो एक प्रकार के पोषक तत्व मृदा से फसल द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। बार बार मृदा से पोषक तत्व फसल द्वारा प्राप्त करने पर एक ही प्रकार के पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। मतलब एक ही खेत में आप धान ही धान लगाते जाओ तो क्या हुआ, उसका जो फर्टिलाइजेशन वो खत्म हो जाएगा। इसलिए खेत में भी जैसे आदमी खाने को इंटरेस्ट के साथ कब खाता है, जब एक दिन चावल दाल, दूसरे दिन पूरी सब्जी, तीसरे दिन पोहा मिल जाए तो रुचि बनती है ना। ऐसी जमीन भी है, मतलब उसको अनेक प्रकार की फसल दोगे ना तब तो क्या है, कुछ फसल क्या होती है अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व लेती है, तो जब वही जो अधिक मात्रा में पोषक तत्व ले रही है उसी को बोर है तो क्या हुआ, अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व ले चले जमीन खत्म हो गई। लेकिन एक साल अत्यधिक मात्रा में, फिर अगले साल कम मात्रा में पोषक तत्व बाई लगाए तो उससे क्या पोषक तत्व बना रहेगा, तो जमीन जो है खराब नहीं होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा। मतलब हमें अलग अलग प्रकार की खेती करनी चाहिए, ठीक ना। अब जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं तो ऐसे बताएंगे। अब कुछ मूर्ख किसान होते हैं, उनको अगर ये अपना किताबी ज्ञान दोगे तो कहें तुम मूर्ख हो, तुम कहा जानो, तुम तो महामूर्ख। तो उनको ज्ञान नहीं देना है, इस ज्ञान का प्रयोग सिर्फ अपने तक सीमित रखना है, क्योंकि वो महामूर्ख हैं, वो सुनते नहीं हैं, है ना, उनको ज्ञान देना ही नहीं यार। सबसे होशियारी वाली बात ये है, अपना ज्ञान अपने तक सीमित रख के ही अपना कार्य करो, है ना, यही उचित है। पशुपालन के लाभ। अब पशुपालन जो करते हैं उनके क्या लाभ, पहला पशु से दूध प्राप्त होता है और दूसरा पशु कृषि आदि कार्यों में सहायक होते हैं, गोबर भी प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है, दोनों प्राप्त होगा। किसानों के लिए पशुपालन निम्नलिखित रूप से लाभदायक। पहला सामान ढोने के लिए, दूसरा जंतु के बेहतर नस्ल पैदा करने के लिए, और तीसरा दूध तथा कृषि कार्य में होती। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर हुआ समाप्त। अब हम आते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ते, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं किसे कहते हैं? खरीफ की। कंफर्म हुआ ना, खरीफ फसलें कहते हैं। इनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबको नोट आउट करना है। ऐसी फसलें जो शीत ऋतु में उगाते हैं उसे क्या कहते हैं? रबी की। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी फसलें खरीफ फसलें हैं? तो धान, मक्का, सोयाबीन। धान ये खरीफ वाली है, तो धान होती है, ठीक है ना, मक्का, सोयाबीन सभी, ठीक है ना, इसमें सभी रहेगा। निम्नलिखित में कौन सी फसलें रबी की हैं? गेहूं, मटर, चना, ये भी सभी, ठीक है। निम्नलिखित किन विधियों को अपनाकर फसल उत्पादन सुधार किया जा सकता है? फसल की किस्म में सुधार करके फसल प्रबंधन, मतलब तीनों को ना भी पढ़े। फिर इसमें आते हैं फसल की किस्म में सुधार करने हो तो किन गुणों की अपेक्षा होती है? अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उच्च उत्पादन या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका पहला अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब अगर फसल अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला है तो उसको इतना जल्दी रोग नहीं लगेगा, तो इन सारी चीजों को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब संकरण पौधों की विभिन्न किस्मों में कराया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? अंतर किस्मी, अंतरा किस्मीय, अंतरा वंशी, अंतरा स्पीशीज। ये सारी चीजें नहीं है, वंशी और स्पीशीज ये नहीं पढ़े हैं आप, ये पढ़े हैं अंतरा किस्मी, यानी अनेक प्रकार के अच्छे किस्मों के पौधों का निर्माण होता है, ठीक ना। इसलिए रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को क्या कहते हैं? तो उर्वरक, ठीक है, कंपोस्ट नहीं कहते या वर्मी कंपोस्ट नहीं कहते, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे। निम्नलिखित में से प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना। पहला, बोस इंडिकस किस जंतु का नाम है? तो याद रखना गाय का है ये बोस इंडिकस। जैसे मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो सेपियन है, ऐसे गाय का जो वैज्ञानिक है बोस इंडिकस है। बोस बुबेलिस किस जंतु का नाम? तो भैंस का है, याद रखना। जर्सी और साहीवाल दूध उत्पादन करने वाली किस जंतु की नस्लें हैं? तो ये गाय की। जर्सी तो इसे पता चला, साहीवाल।
मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपीज इंडिका। तो ये सभी के आंसर है। ठीक है, अब हम आते हैं मैच द कॉलम। बृहद पोषक कौन से हैं? पढ़े हैं हम लोगों ने, तो इसमें से मैच करना है। जैव कारक, केचुआ, जैविक उर्वरक, फास्फोरस, पहला हो गया। सूक्ष्म पोषक यानी कम मात्रा में जिसको जरूरत पड़ती है आपको, ठीक ना, तो क्या है? कॉपर हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट कौन से हैं? मतलब वर्मी कंपोस्ट तो उसे नीम की पत्तियां देख नील हरी शैवाल, तो वर्मी कंपोस्ट का संबंध किससे? केचुआ से। ये वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करता है। ऊपर के टॉपिक में आप पढ़ा, नीम की पत्तियां क्या है? जैव कीटनाशक है ना, जीवाणुओं कीटों को नष्ट कर देती हैं। और नील हरी शैवाल क्या है? जैविक उर्वरक। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न।